पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नाहि। कर्म से भाग्य बनाने की चेष्टा रखने वाले सभी युवाओं का मैं अपने चैनल इजी पॉलिटिकल साइंस में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार 100% नहीं 200% गारंटी के साथ आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा भविष्य, सुनहरा भविष्य हर एक युवा का एक सपना होता है और उसके लिए उन्हें चाहत होती है एक अच्छी नौकरी की, और वो भी एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। तो आप कैसे आसानी से एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है, अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखना है और जो स्ट्रेटेजी जो ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं उसको आपको फॉलो करते चले जाना है। ये मेरी गारंटी है 100% कि आपका सिलेक्शन होगा। मैं पुरुषोत्तम गुप्ता वर्तमान में व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ और मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये अपने स्वयं के जो कंपटीशन एग्जाम का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बता रहा हूँ। अब वो मेरा बैकग्राउंड क्या है इसकी डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको लगे कि जो व्यक्ति हमें ये बता रहा है उसने कुछ स्वयं अपने अनुभवों से प्राप्त किया है, तब जाकर के वो बता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली जो टिप्स एंड ट्रिप्स की बात है उन लोगों के लिए जो अपने कंपटीशन एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी उन्हें कंपटीशन एग्जाम देना है, जो 11वीं 12वीं BA MA कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक ये लाइन नहीं पकड़ी है, उनके लिए क्या है। तो उन्हें क्या करना है, उनका सबसे इजी काम, सबसे मेन काम ये है कि जो वो पढ़ाई अभी कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट की वो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी पढ़ाई इस प्रकार से करें कि वो नॉलेज भविष्य में उनके काम आ सके। सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए रट्टा मार करके ये इनके प्रकार जो पढ़ाई हम करते हैं वो कॉन्सेप्ट हम छोड़ दें। क्यों? क्योंकि कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है। वही संविधान आपको से पूछा जाएगा, वही इतिहास पूछा जाएगा, वही भूगोल, वही इंग्लिश, वही हिंदी, वही साइंस और वही मैथ्स। तो यदि हमने हमारी जो स्टडी अभी कर रहे हैं उस समय हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, हमारे पढ़ाई का स्तर विश्लेषणात्मक हो गया, तो ये सारी चीजें हमें आने वाले समय में जब हम कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे बहुत लाभ देने वाली होगी। दूसरी चीज हम लोगों को करनी है वो है आज के समय का पूरा उपयोग करना। मान लिया कि अभी आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम देना नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं 7 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कंपटीशन की लाइन में जाऊंगा और वहां जाऊंगा तो वहां पर वर्तमान में कौन से ऐसे कंपटीशन है जो मैं दे सकता हूँ, उनका सिलेबस क्या, उनका पैटर्न क्या, थोड़ी सी उनकी जानकारी रखें और डेली थोड़ा आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा अपना इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के अपने जो लक्ष्य है, जो कंपटीशन है उसके लिए दे कि मुझे ये एग्जाम देनी, इसमें ये सिलेबस आएगा, तो आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा डेली उसकी तैयारी करें। जब आप 3 साल, 4 साल, 2 साल बाद जब कंपटीशन के लाइन में जाएंगे तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला होगा। अब बात करते हैं मेनली जिनके ये वीडियो बनाया है, जो आज के समय में कंपटीशन लाइन में आ चुके हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म भरने वाले हैं या दे चुके हैं, वो किस प्रकार कंपटीशन एग्जाम को पास कर सकते हैं इजी वे में। ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा। तो उनको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले करना ये है कि जैसे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हैं, इस लाइन में आए हैं, आपको अपने बैकग्राउंड को भूल जाना है कि पीछे आपके 10वीं में कितनी परसेंट बनी थी, 12वीं में कितनी परसेंट बनी थी, BA में क्या था, MA में क्या था। इन सब चीजों का कॉम्पिटिशन लाइन में ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है। वो आपका पास्ट है, जो बीत गई वो बात गई। आपको वर्तमान में जीना है। ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे कि जब
जो व्यक्ति सेकेंडरी एग्जाम में, हायर सेकेंडरी एग्जाम में, कॉलेज एजुकेशन में एवरेज मार्क्स लाता था, वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में अच्छे मेरिट से पास होते। और कई सारे जो एकेडमिक्स में बहुत शानदार परफॉर्म करते आ रहे थे, वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पास नहीं हो पाते। तो ध्यान रखिएगा, आपका बैकग्राउंड इस बात की न तो कोई गारंटी कि आप सफल नहीं होंगे, और ना इस बात की गारंटी है कि आप सफल होंगे ही सही। आपको वर्तमान में जीना है, पहली चीज तो ये। एक उदाहरण स्वयं मैं आपके सामने हूं, जो 10वीं में अंडर 50% प्राप्त करके भी इतने सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में सेलेक्ट हुआ हूं, ना केवल सेलेक्ट हुआ हूं, मेरिट में आकर सेलेक्ट हुआ हूं। तो आपको सिर्फ ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप अपने आप में विश्वास रखें, वर्तमान में जी। अब जो दूसरी बात यह है कि आप अगर कॉम्पिटिशन लाइन में आ चुके हैं, तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि सर अभी तो वैकेंसी आई नहीं है, वैकेंसी आएगी तब देखेंगे, तब तैयारी करेंगे, बिना वैकेंसी के तो कैसे क्या तैयारी करें। और वैकेंसी आ जाती है तो अगली चीज आ जाती है कि सर अभी तो डेट नहीं है एग्जाम, डेट आएगी तब हम तैयारी करेंगे, कैसे क्या पता कब डेट आए कब नहीं आए। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें उनके दिमाग में होती है। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि अवसर की बिल्कुल भी प्रतीक्षा ना करें, अवसर के लिए तैयार रहें। आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी है कि आप तैयारी कर सकें। ना तो वैकेंसी आना आपके हाथ में है और ना एग्जाम की डेट आना आपके हाथ में। तो जो आपके हाथ में आप उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से कीजिए और बाकी की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी न कभी तो अवसर को आना ही है। लेकिन अवसर आए उससे पहले अगर हम तैयार रहेंगे तो हम अवसर का पूरा लाभ उठा पाएंगे। लेकिन जब मौका आया हम उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि अवसर निकल जाएगा और हम पछताते रह जाएंगे। तो हमें पछताना नहीं है, हमें लेट कमर्स नहीं बनना है, हमें प्रोएक्टिव बनना है, आगे बढ़ करके कि किस प्रकार मैं इसमें और अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। जब कॉम्पिटिशन आएगा तब बहुत अच्छा होगा। अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जब आपका कॉम्पिटिशन होगा, जब आपका एग्जाम होगा, जब आपकी वैकेंसी आएगी, तो आप अपने आप को काफी सिक्योर फील करने लग जाएंगे। अगली बात कहता हूं कि आपने अवसर की प्रतीक्षा नहीं की, तैयारी शुरू कर दी। एक और बहुत नकारात्मक चीज है, और ध्यान रखिएगा जब भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएं, नेगेटिविटी अगर आपके दिमाग में है तो आप ये मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन होगा ही। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही पड़ेगा, क्योंकि डराने वाले फैक्टर बहुत सारे होंगे। आपके आसपास की सोसाइटी होगी, बहुत सारे मित्र होंगे जो कहेंगे देखो इतने लाख फॉर्म में हमारा क्या सिलेक्शन होना है ना, अभी तो तैयारी अच्छी नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दे रहे, सिर्फ अनुभव के लिए दे रहे। तो ऐसे लोग कभी सेलेक्ट नहीं हो सकते। जो एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम दे रहे हैं, जो या ये सोच करके अपने हथियार पहले डाल देते हैं कि इतने लाख फॉर्म से मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। जब हमें पता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो हम फॉर्म में क्यों भर रहे हैं, समय क्यों खराब कर रहे हैं, पैसा क्यों बर्बाद। अगर हम ये सब कर रहे हैं तो फिर हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सिलेक्ट होना है। फॉर्म कितने लाख है उससे मतलब नहीं, मुझे सिलेक्ट होने के लिए मेरी सिर्फ एक सीट चाहिए, है ना। और अगर मुझे सिर्फ उस एक सीट का लक्ष्य होगा तो 100% आप उसकी तरफ तैयारी करेंगे। आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत अच्छा होगा, आपका जो डेडिकेशन है आपकी तैयारी का वो बहुत शानदार हो जाएगा, और आपको फालतू की चीजें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएं, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट होने के लक्ष्य से ही तैयारी करें। गलती से भी अपने मुंह से ये शब्द न निकालें कि ये तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दे रहा हूं, या इतने लाख फॉर्म में मेरा क्या सिलेक्शन होगा, या मेरी 10वीं में 40% थी, 45% थी, 50% थी, और मेरे सामने तो कॉम्पिटिशन में 75-80% वाले, मेरा क्या सिलेक्शन होगा। ये सारी चीजों को नकार दे, भूल जाए। अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें रखनी है तो फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम ना दे, समय भी बर्बाद ना करें, मेहनत भी ना करें, पैसा भी बर्बाद ना करें, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अगली जो चीज है
जो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन के जो मार्क के उससे थोड़ा सा ही पीछे रह जाते हैं। अगर आपकी कट ऑफ 65% गई है तो आप उस एग्जाम का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का एनालिसिस करके देखिए। जो जिन लोगों ने एग्जाम दिया, तैयारी की है और सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनसे पूछेगा कि उनकी कट ऑफ कितनी थी, उनके कितने मार्क्स आए। तो जो 65% कट ऑफ थी उनके मार्क्स मैक्सिमम के 5-7% कम रहे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यानी कि वो सिलेक्शन के बहुत पास थे लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो क्यों नहीं हो पाए, थोड़ा सा उन चीजों का एनालिसिस किया है। मैं एक तो इस वीडियो में करूंगा और एक अगला वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम का जो कॉम्पिटिशन का जो पेपर है वो कैसे दे, उसकी जो तैयारी है वो कैसे करे, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज है आपको कि जो भी आप अध्ययन करें एक स्तरीय सामग्री से, जो विश्वसनीय हो, जिसके डाटा विश्वसनीय हो, जिसका जो नॉलेज है वो विश्वसनीय हो। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि 2007 की जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी आई थी उसमें मेरा एक मित्र था, उसने एक गाइड खरीदी 5555 प्रश्न, सारी गाइड पूरी पढ़ ली। पढ़ करके जब एग्जाम देने गया तो एग्जाम हॉल में उस 5555 में से मात्र एक प्रश्न आया। लेकिन ये कोई दुख की बात नहीं कि उसमें से सिर्फ एक प्रश्न आया, नहीं भी आता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बड़ी दुख की बात तो ये थी कि वो जो एक प्रश्न आया उस प्रश्न का आंसर उस गाइड में गलत दे रखा था और इसकी वजह से वो गलत टिक करके आ गया और गलत टिक करने की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप ध्यान रखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है एक एक प्रश्न। जो माइनर रेंज से रहते हैं उन सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं ये तय कीजिए कि वो विश्वसनीय है, उसका एक लेवल है, उसके डाटा अपडेटेड है। आपने गाइड खरीदी लेकिन डाटा उसके 3 साल पहले के 5 साल पहले के प्रिंटेड होकर आ रहे हैं तो वो आपकी मदद करने की बजाय आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो कभी भी थोड़े से पैसे बचाने के लिए इतना पुराना साहित्य ना ले लें जो आपको काम में नहीं आया। विशेष तौर से वो टॉपिक जिनके डाटा हर साल हर महीने अपडेट होते रहते हैं वो तो आपको लेटेस्ट वर्जन से पढ़ना है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगली चीज जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके 2-4% आसानी से बढ़ा सकती है वो है कि जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं उसे रट्टा मार करके ना पढ़ें, उसे समझ करके पढ़े, विश्लेषण करके। होता क्या है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन बना करके दिए जाते हैं जो आपके नॉलेज की गहराई को नापने के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन आपको पता है कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि राजस्थान में से कर्क रेखा वहां से गुजर रही है, ठीक है। सूर्य सबसे ज्यादा तीखा कहां पर पड़ता है? भूमध्य रेखा पर पड़ता है और जैसे जैसे उससे दूरी होती जाएगी उसकी तीव्रता कम होती जाएगी। तो बेसिकली वहां से चल करके कर्क रेखा और कर्क रेखा से उत्तर में जाते जाते उसकी गर्मी और कम होती जाएगी, उसकी किरणें कम सीधी पड़ती चली जाएगी। एग्जाम में प्रश्न आ गया कि राजस्थान का वो कौन सा शहर है जहां सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती है। आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। अब यहाँ पर आपने ये जरूर पढ़ा था कर्क रेखा कहां से निकलती है, आपको ये भी पता है कि सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर सबसे सीधा, भूमध्य रेखा पर उसकी जो किरणें सबसे सीधी पड़ती है, लेकिन ये आपके दिमाग में नहीं था। अगर आपने एनालिटिकल स्टडी की है तब आपको पता चल जाएगा कि भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम जो हिस्सा है राजस्थान का वो कौन सा शहर का है, तो आपको पता चल जाएगा बांसवाड़ा का। तो आप आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ रट्टा मारने की प्रवृत्ति के बजाय जो पढ़े आप उसे विश्लेषणात्मक ढंग से पढ़े, आराम से समझ करके पढ़े, ये आपको बहुत फायदा देने वाला है। आपके 5 से 7% वैसे ही ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे अगर आपने स्टिक से पढ़ा। अगली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो आपका अच्छा विषय है, अच्छा पाठ है, वो आपका अच्छा बनकर के न रह करके सबसे अच्छा बनना चाहिए।
क्या होता है कि कंपटीशन एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसमें राजस्थान जीके भी होगा, राजस्थान की संस्कृति भी, भूगोल भी होगी, संविधान भी होगा, भारत का इतिहास भी होगा, भूगोल भी होगा, करंट अफेयर्स भी होंगे, हिंदी, इंग्लिश और साइंस भी हो सकती है। अब इन सारे पार्ट्स में आप ये देखिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने से पहले कि वर्तमान में मेरी सबसे अच्छी पकड़ इनमें से किसमें है। जैसे उदाहरण के लिए मेरी बात करता हूं तो मैं पॉलिटिकल साइंस, संविधान, इसकी समझ ज्यादा अच्छी रखता हूँ, करंट अफेयर्स में मेरी अच्छी रुचि है। तो आप मेरा जो अच्छा है पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, वो सिर्फ अच्छा नहीं रहना चाहिए, यानी उसमें एवरेज मार्क्स नहीं आने चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि अगर 20 में से बाकी लोगों के पॉलिटिकल साइंस में या करंट अफेयर्स में 12-13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मेरे भी अगर 12-13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 100% ये मान के चलिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं है ना। तो मुझे क्या करना है, जो मेरा अच्छा है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, वो मार्जिन देना चाहिए। अगर बाकी के 12-13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उस जगह पर, तो मेरे 16-17-18 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए, क्योंकि जो मेरा कमजोर है वहां पर मैं अगर पीछे रहूंगा तो ये मुझे बैकअप करे। क्या है कि रिले रेस की तरह है। रिले रेस जानते हैं जिसमें 4 धावक होते हैं और चारों को अपने अपने पार्ट में दौड़ना होता है। तो उन चारों में से एक जो धावक होता है उसे बोल्ट टाइप का, वो सबसे फास्ट होता है। 3 धावक अगर एवरेज स्पीड निकालते हैं और चौथा भी एवरेज स्पीड निकाल देता है, तो चौथे वाले का वो गुनाह है, वो गलती नहीं, क्योंकि उम्मीद उसी से थी कि वो जितनी भी कमियां उसको दूर करने का प्रयास करेगा, जितना भी बाकी लोग की वजह से पीछे रहे वो सारा वो कवर करेगा, लेकिन उसने वो कवर नहीं किया है ना। तो इस वजह से उस रेस में उनका जीत पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार जो आपका अच्छा है वो आपको सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। होता क्या है कि कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सोचते ये तो मेरा अच्छा है, मैं इसमें क्या तैयारी करूं, बाकी की तैयारी करता हूं, फिर उसको देख लेंगे, वो तो मेरे को आता ही है। उदाहरण के लिए जब मैंने पीटीटी की एग्जाम दी थी उस समय कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट लगाए 12वीं 11वीं 12वीं बीए में, एमए में, हर जगह पर। तो उन लोगों ने ये सोचकर कि हिंदी तो उन्हें आती है, हिंदी के क्वेश्चन वो आसानी से कर लेंगे, हिंदी की तैयारी नहीं की और बाकी की तैयारी करने लग गए। होता क्या है जब एग्जाम का रिजल्ट आता है उनको सबसे कम नंबर। ध्यान रखिए सबसे पहले हमें किसको तैयार करना है, जो हमारा अच्छा है उसे सबसे अच्छा करना है। अच्छा अगर खराब हो गया तो फिर हमारा सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। और अगर इसे अगर तैयारी करेंगे जो हमारा अच्छा पॉइंट है, तो सबसे बढ़िया बात है कि हमें चीजें आसानी से समझ में आने लगी। हमारी पढ़ाई के शुरुआती दौर में हमें मोमेंटम मिलने लग जाएगा। अगर हमने सबसे पहले सबसे कठिन को पकड़ लिया तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मोमेंटम नहीं पकड़ेगा और हमारे अंदर निराशा हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हमें अच्छे से आता है हम उसकी पढ़ाई करें। साइकोलॉजी का सिद्धांत भी है, अध्ययन कैसे करना चाहिए, इजी टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर, है ना। तो जो सरल आपको लगता है उससे पढ़ाई करें, उसको अच्छा करें, उसको बेहतर करें, और बाकी जो कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि आपके कमजोर है उन्हें धीरे धीरे एवरेज पर लाएं और एवरेज से अबव एवरेज की तरफ लाने का प्रयास करें। ध्यान रखें अगर कई कॉम्पिटिशन एग्जाम का सिलेबस 8-10 पार्ट में बटा हुआ है तो 2-3 पार्ट आपके हमेशा ऐसे होने चाहिए जहां से आप बेस्ट कर सकें। अगर आपके बेस्ट करने वाले पार्ट कम होंगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी कम होते चले जाएंगे। तो 2-3 पार्ट जरूर ऐसा ट्राई कीजिए। दूसरी चीज, सिलेबस को ऐसे होल लिखिए, पेपर पूरे 100 नंबर का। अब कई सारे लोगों ने ये चीज तो समझनी नहीं कि जो अच्छा है वो बेस्ट हो जाए तो उसी पर लगे रहेंगे, जीके की तैयारी करते रहेंगे। और एक सिलेबस है जिसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से है जिसमें 60% क्वेश्चन जीके के हैं और 40% में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, साइकोलॉजी सब है। तो वो व्यक्ति 60% को तो बहुत ज्यादा तैयारी करता है, लेकिन उन 40% में से 2-3 टॉपिक बिल्कुल छोड़ देता, नेगलेक्ट करता है। ये तो मेरे समझ में नहीं आती, इंग्लिश मेरे को पढ़नी नहीं पड़ेगी, मैं इसमें मेहनत क्यों करूं, मैं क्यों परेशान हूं, क्यों समय बर्बाद करूं, मैथ्स मेरे को बिल्कुल पढ़नी नहीं पड़ेगी, मैं इसमें क्यों परेशान हूं। तो होता क्या है कि बाकी सब लोगों के लिए जो एग्जाम का पेपर होता है बाकी सबके लिए 100 नंबर का होता है, लेकिन वो जो कैंडिडेट 2-3 टॉपिक बिल्कुल नेगलेक्ट कर देता है कि मैं तो ये पढ़ूंगा ही नहीं,
वो जब एग्जाम देने जाएगा तो उसके लिए पेपर 85 नंबर का ही रहता है, बाकी के लिए 100 नंबर। तो एग्जाम से पहले ही उसके चांसेस बहुत कम हो गए सिलेक्शन के। अब वो अपना जो कोर इफिशियंसी जो उसका सबसे बेस्ट है उसमें बहुत अच्छा भी करता है, तब भी उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि कोई सा भी पार्ट ऐसा नहीं हो जिसको आपने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया हो। आपको कम समझ में आता है, मैथ्स के 10 टॉपिक है, 10 में से अगर आप प्रयास करते हैं 6, 7, 8 टॉपिक ठीक ठाक कर लेते हैं, फिर 2 नहीं आते तो वो ठीक है, वो चलेगा। लेकिन आप ये सोचिए मैथ्स को हाथ ही नहीं लगा रहा, कॉम्पिटिशन एग्जाम में चले जाएंगे और मैथ्स के सारे नंबर चल जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको सभी पार्ट पर ध्यान देना है, कुछ बहुत अच्छे होने चाहिए लेकिन बाकी जो है वो कम से कम एवरेज तो होने ही चाहिए। अगली चीज जो आपको करनी है, स्टडी के दौरान हमारे पास बहुत सारा मटेरियल हो जाता है, 4-5 तरह की गाइड्स हो जाते हैं, 5-6 नोट्स हो जाते हैं, इस कोचिंग के नोट्स लिए, उस कोचिंग के नोट्स लिए, दोस्त से जयपुर से नोट्स मंगवा लिए, किसी जोधपुर से नोट्स मंगवा लिए, हमारे कोचिंग के नोट्स तो थे ही सही, है ना। तो हमारे पास मटेरियल बहुत सारा हो गया। अब ये इतने सारे मटेरियल में से हम क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, ये काफी बड़ी विडंबना हो जाती है, काफी बड़ी एक समस्या आ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी स्टडी का एक बेसिक मटेरियल होना चाहिए, यानी कि मैं अगर राजस्थान का अध्ययन कर रहा हूं तो मेरी ये बुक सेंट्रल पॉइंट रहेगी कि यह तो मुझे कंप्लीट करनी ही करनी है एनी हाउ कंडीशन, इसके अलावा बाकी अगर पढ़ सकता हूं तो बात अलग है, वरना मुझे कम से कम ये तो करना ही करना है। एक बेसिक स्टडी मटेरियल आपका अवश्य होना चाहिए, ये आपको इस कंफ्यूजन से बचाएगा। क्या होगा कि आप बहुत सारी चीजें देख देख कर कंफ्यूज हो जाएंगे और कंफ्यूजन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज बेसिक रखिए कि मुझे ये पढ़ना है, इसके 3-4 रिवीजन भी करने हैं तो इसे करने हैं, और एग्जाम में जब लास्ट टाइम में मैं देख करके जाऊंगा, पढ़ करके जाऊंगा, तब भी मैं इसी बेसिक स्टडी मटेरियल को देख करके जाऊंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़े, अगर एक्स्ट्रा हमारे पास अवेलेबल है, समय है, तो उसको नहीं पढ़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो भी हम एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ते हैं, हम नए गाइड लाते हैं, नए नोट्स लाते हैं, हम उसे पढ़ें, लेकिन उसको पढ़ने का एक तरीका ध्यान रखें कि उसमें जो बेसिक स्टडी मटेरियल पढ़ा था हमने, उससे अलग जो भी नॉलेज मिलता है, जो भी फैक्ट मिलता है, उसे आप एक अलग रजिस्टर बनाए, उसमें नोट डाउन करते हैं। इससे क्या होगा कि आप जब उसका रिवीजन करने के लिए देखेंगे तो आपको पूरी गाइड देखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सिर्फ एक रजिस्टर देखेंगे। बहुत सारी गाइड्स अगर आपको वापस रिवीजन करने के लिए देखने को मिलेगी तो आपको वापस वो कंफ्यूज कर देगी, आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए एक अलग रजिस्टर बनाएं कि मैंने एक नई गाइड खरीदी, इसमें से राजस्थान जीके में मुझे ये नई चीजें मिली जो मेरे बेसिक मटेरियल में नहीं थी, जो मैंने अपना बेसिक माना था, उसे आप नोट डाउन कर लें और जब भी आप रिवीजन करें अपने बेसिक मटेरियल के साथ इस रजिस्टर का नोट जो है रिवीजन कर लें। अगली चीज हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी पढ़ाई इस सोच से नहीं करनी है कि कंपटीशन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से एक देख करके मैं टिक करूंगा। मैं पढ़ रहा हूं, मुझे आंसर याद नहीं रह रहा है, तो क्या होता है कई बार हमारा दिमाग हमें सांत्वना देने के लिए कर देता है, कोई बात नहीं, ये हमने पढ़ा तो सही से, ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में देख के पता चलेगा इसका आंसर ये है ना। ये गलती उन माइनर मिस्टेक वालों के लिए बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल के अंदर काउंट करते हैं उनकी 75% और एक्चुअल में बनती है उनकी 40%। इसमें बहुत बड़ा एकदम इसी ट्रिक का है कि मैं ऑप्शन देख करके टिक कर दूंगा। आपको कभी भी ये नहीं करना कि ऑप्शन देख करके टिक कर दूंगा। आपका पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूं मेरे दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। मुझे पहली बात तो ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन तो पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके और हमारे दिमाग में आंसर आ जाए, इस तरीके से पढ़ेंगे। और इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन अवश्य हो। हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़े, हमारे से बेसिक स्टडी मटेरियल है उसी की तैयारी की है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, लेकिन वो जो बेसिक स्टडी मटेरियल है उसकी भी आपकी 3 या 4 बार की रिवीजन अवश्य होनी चाहिए।
ये आपको एग्जाम हॉल के अंदर कंफ्यूजन से बचाएगी, गलत टिक होने से बचाएगी और आपके माइनस मार्किंग से भी बचाएगी। आपके 8 से 10% इस ट्रिक से अगर आपने पढ़ा तो बढ़ जाएगी, आसानी से बढ़ जाएगी, इसको कोई दो राय नहीं। अगली चीज, एग्जाम्स में एक पार्ट होगा करंट अफेयर, समसामयिकी। तो समसामयिकी का हम अध्ययन कैसे करें? सबसे बढ़िया तरीका है हमारा अखबार। डेली का जो अखबार है, कोई सा भी एक न्यूज़पेपर आप लें और उसकी न्यूज को शांति से पढ़े, आधे से पौन घंटा लगता है, और उसमें जो भी मटेरियल आपको लगता है कि आपके जीके का या करंट जीके का हो सकता है, उसे एक अलग रजिस्टर में उस डेट डाल करके नोट डाउन कर लें। जैसे आज के अखबार में कोई न्यूज आई कि हमारे मुख्य न्यायाधीश का नाम आ गया, कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति हमारे यहाँ उसका नाम आ गया, हमारी कोई पंचवर्षीय योजना है उसकी डिटेल आ गई, तो इन सब चीजों को एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। इससे क्या होगा, एक तो बिना प्रेशर के आप जब पढ़ेंगे तो इसका ध्यान रखना, याद रखना आसान होगा। दूसरी बात, ये आपने जब रजिस्टर में नोट डाउन कर ली तो अभी इसको याद रखना और इसका रिवीजन करना काफी आसान हो जाएगा और करंट अफेयर्स में आपको बहुत अच्छे मार्क्स इससे आने लग जाएंगे। अगली और काफी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है कि कोचिंग की अपनी लिमिटेशन है। कोचिंग कोई रामबाण इलाज नहीं है कंपटीशन की सक्सेस, है ना। जब ग्रामीण एरिया में विशेष तौर से जब मैं आसपास जाता हूँ तो लोगों में दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं कि सर इसका सिलेक्शन कैसे हो, ये कोच इसने कोचिंग तो की, और दूसरा ये जो कई गार्जियन मिलते हैं कि सर उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने कोचिंग के लिए जयपुर रखा हुआ है, जोधपुर भेजा हुआ है, कोटा भेजा हुआ है ना। तो ध्यान रखिए कोचिंग की अपनी लिमिटेशंस। कोचिंग कोई गारंटी नहीं कि आप सेलेक्ट होंगे और ये कोई गारंटी नहीं कि कोचिंग नहीं करने वाला सेलेक्ट नहीं होगा। कोचिंग क्या करती है? कोचिंग आपका बेस तैयार करती है। आप जो जीरो से शुरू करते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में उसको आपको एवरेज पर लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए सेलेक्ट एवरेज वाले नहीं होते, सेलेक्ट अबव एवरेज और एक्सीलेंट वाले होते हैं। तो आपको एवरेज तक हो सकता है कोचिंग ले आए, लेकिन एवरेज से अबव एवरेज एंड एक्सीलेंट तक जाने में आपको ही मेहनत करनी होगी। कोचिंग का रोल यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखिए, कोचिंग की अपनी एक लिमिटेशंस है ना। कोचिंग रामबाण इलाज बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 1 या 1.5 महीने शुरू में कोई कोचिंग पे गया था और वहां पर भी मेरे को दिमाग में ज्यादा बैठा नहीं। उसके बाद अगले जितने भी सिलेक्शन हुए, 7-8 सिलेक्शन जितने भी हुए, वो सारे के सारे सिलेक्शन मेरी सेल्फ स्टडी से हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये कोई सलाह नहीं दूंगा कि आप कोचिंग ना करें, कोचिंग करें, लेकिन ये ध्यान में रखने के लिए कोचिंग करें कि इससे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये चीजों के कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, मैथ्स के मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, संविधान के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोचिंग कर रहा हूँ, रट्टा मारने के लिए कोचिंग नहीं कर रहा हूँ। होता क्या है कि बहुत सारी कोचिंग्स होती है जिनका एक तरीका होता है, वो रटा रटाया सूत्र वाक्य होता है, वो पढ़ाने के लिए आते हैं और जो उन्होंने रट रखा है वो शुरू से एंड तक एक कैसेट के तरह बोल देंगे। आपको बिल्कुल भी बीच में इंटरप्ट करने की अनुमति नहीं देंगे, और अगर आपने ऐसा करने का प्रयास किया तो आपको ह्यूमिलेट करने का प्रयास करेंगे, आपको डिग्रेड करने का प्रयास करेंगे, ताकि बाकी और भी उनकी जो रट्टे वाली कैसेट है उसमें हस्तक्षेप ना है ना। बिल्कुल आपको विरोध करना है। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, जो भी आपको प्रश्न पूछना है वो आपको बिल्कुल पूछना, क्योंकि आप कोचिंग में किसी की कैसेट सुनने के लिए नहीं गए, आप कोचिंग में गए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने। ध्यान रखिएगा कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। अगर आपका टीचर अगर कोचिंग में पढ़ाने वाला ये कह देता है कि मैं इसका आंसर कल दूंगा, तो आप उसका सम्मान कीजिए, ये नहीं कि ये सोच करके उसका उपवास उठाएंगे इसको तो आता ही नहीं। हो सकता है वो आपको घुमा फिरा कर कुछ ऐसे ऐसे आंसर दे देता, उससे ज्यादा अच्छा है उसने ईमानदार रखी, सिंसियरिटी रखी और ये कहा कि मैं आपको इसके बारे में कल बताऊंगा, तो ऐसे लोगों का जरूर सम्मान कीजिएगा। लेकिन कोचिंग आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं, किसी का रट्टा रटाया जो कैसेट है वो सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं। कैसेट तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है ना। ये विशेष तौर से ध्यान रखें। अगली चीज जो है
जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत तनाव होता है ना। एक आपका दिमाग जो है हल्दी घाटी का मैदान बन चुका होता है। अब ऐसे समय में कुछ अच्छी और बुरी घटनाएं भी आपके साथ हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं, कोई बात हो सकती है। तो अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए आपको आध्यात्मिकता का सहारा लेना चाहिए। जिस भी इष्ट की आपको आप मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, उस इष्ट की पूजा में, उपासना में जो भी तरीका है या जो भी आध्यात्मिक तरीका आप अपनाना चाहते हैं, उसके लिए दिन में थोड़ा सा टाइम, 5-10 मिनट का टाइम कम से कम जरूर दें। कोई मंदिर जाना चाहता है तो मंदिर जाए, जो भी करें, पर दिन में 5-10 मिनट का समय अवश्य दें। ये आपके अंदर सकारात्मक एनर्जी बनाए रखेगी, आपका मनोबल गिरने नहीं देगा। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है, दिन का जो मैंने कहा आपको मेंटल रिलैक्स, दिन का जो 24 घंटे का समय होता है उसमें से कुछ समय अवश्य ऐसा काम कीजिए जो आपका इंटरेस्ट का है, जो आपको दिमाग को रिलैक्स कर सके। अगर आपको म्यूजिक सुनने का इंटरेस्ट है तो वो कीजिए। अगर आपको कुछ और चीज का इंटरेस्ट है तो दिन में आधा 1 घंटा अगर हम उसको दे देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। ये उस स्थिति उससे बचाएगा जब आप पढ़ते हैं और आपको याद नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन जब आपने दिमाग को रिफ्रेश कर लिया, दिन में 1 घंटा अगर आपने पूरा देख ही दिया, 3-4 टुकड़ों में करके 10-15 मिनट करके, तो कोई बड़ा लॉस आपका नहीं हो रहा है, बल्कि बेनिफिट है, एक इन्वेस्टमेंट है। याद रखिए, अगर इंजन गर्म हो जाता है तो उसके फटने के चांसेस ज्यादा है, ना कि उसके अच्छा चलने के। तो इंजन को कूल रखना भी हमारी जिम्मेदारी, और हमारा इंजन जो है, जो हमारा ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, वही हमारा इंजन है। अगली चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये कि कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे कैंडिडेट जो पहले कॉम्पिटिशन एग्जाम दे चुके हैं, काफी मेहनत की है, लेकिन फिर भी रिजल्ट उनके अनुसार नहीं आया। तो उनके लिए निराश होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि व्यक्ति जब प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, असफल होता है। बहुत सारे लोग हैं, यार ये इतना किया, कुछ किया, क्या तेरा क्या अच्छा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उससे भी निराशा आने लग जाती है। लोग पूछते हैं तो चिड़चिड़ा बनाने लग जाता है। आपको करना क्या, अगर आप असफल हुए हैं तो मैं भी असफल हुआ। एक एग्जाम जो कि RS मेंस का एग्जाम था, फर्स्ट टाइम मैंने दिया, काफी मेहनत की, 16 घंटे प्रयास की, पढ़ाई की, दिन में ग्लूकोज के डिब्बे खत्म कर दिए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन 2-4 नंबर से रह गया। मैंने अपने जो गुरुजी है उनको फोन किया, मैंने कहा सर आप कहते थे मेहनत करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन मेरी जो मेहनत है वो बेकार हो गई। तब उन्होंने मुझे गोल्डन वाक्य कहा, फेलियर्स आर ग्रेट थिंग्स टू लर्न। असफलताएं वो महान वस्तुएं होती है जिससे आप सीख सकते हैं। तो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्यों असफल हुए, इसका विश्लेषण कीजिए, क्या कमियां रह गई और क्या सुधार करना है, और उस पर लग जाइए। 100% आने वाला समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगली बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे को गुरुजी ने बताया कि फेलियर्स आर ग्रेट थिंग्स टू लर्न, इसी प्रकार हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक मेंटोर अवश्य रखना चाहिए। आपका टीचर हो सकता है, आपके बड़े हो सकते हैं, आपके गांव का कोई व्यक्ति हो सकता है, शहर का हो सकता है, पड़ोस का हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो आपको समझाने में कैपेबल हो, जिसकी बात आप मान सके, जो आपको हौसला दे सके, आपको सही रास्ता बता सके, ऐसे मेंटोर का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसे लोगों को अपने संपर्क में हमेशा बनाए रखिए। जब भी आपकी मुश्किल सिचुएशन आएगी, ऐसे लोग आपको बहुत जल्दी सांत्वना दे सकते हैं। अगली और सबसे लास्ट बात, हमेशा सर्वश्रेष्ठ की कामना करें, लेकिन सबसे खराब के लिए भी तैयार। कामना ये करें कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे खराब क्या, मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूं और अचानक मैं बीमार हो गया, अचानक कोई ऐसा काम आ गया कि मेरी पढ़ाई कर ही नहीं सकती, बिल्कुल। तो उसके लिए भी तैयार रहना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिस पोस्ट पर मैं हूं, लेक्चरर की पोस्ट पर, जब ये एग्जाम कंडक्ट हुई 2014, जुलाई 2014, मुझे अच्छे से पता है,
तो ये एग्जाम कंडक्ट हुई उस समय मैं लगभग 5 से 7 दिन तक रेगुलर हॉस्पिटल में था, जहां मैं पढ़ाई नहीं करता, और हॉस्पिटल से ही उठ करके मैं एग्जाम देने के लिए गया, है ना। ये प्री प्लान्ड नहीं हो सकता है कि भाई मुझे एग्जाम के से जस्ट 5-7 दिन पहले ऐसी परिस्थिति है कि मुझे हॉस्पिटल में रहना है ना। तो आपके लिए आपको इस बुरी स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये तो कैसे सेलेक्ट होगा, ये तो 5-7 दिन से हॉस्पिटल में था, जब पीक टाइम था इसने तैयारी नहीं की, बुकिंग नहीं उठा पाया। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसमें ना केवल मेरा सिलेक्शन हुआ बल्कि ऑल राजस्थान 14th रैंक पर मेरा सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर था, मुझे तो 1 महीने पहले से इस लेवल पर प्रिपेयर था कि आज भी अगर एग्जाम होती है तो मैं बिल्कुल तैयार, है ना। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति कभी भी आपकी लाइफ में आ सकती है, उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना। अगर आप तैयार नहीं है तो ऐसी स्थिति आपकी मानसिकता को पूरी तरह से तोड़ देगी और आप एग्जाम में पहुंचने से पहले ही हार मान चुके हो। ये था आज की वीडियो का जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर इन ट्रिक्स एंड टिप्स को अपनाएंगे तो बिल्कुल आप सक्सेस होंगे, श्योर सक्सेस होंगे। आज के वीडियो में यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एग्जाम का जो पेपर है उसे हम कैसे हल करें जिससे कि हमारे जो 5, 7, 8%, 10% जो नंबर कट जाते हैं, जो ज्यादा आने चाहिए, वो कैसे हम बचाएं, इसका तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। धन्यवाद। अगर आप भी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने प्रियजनों को शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भला हो सकता है।